हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम वार्मिंग ऑफ आर्टिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट है इसको डिटेल में देखेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो देखिए, अब 11 अगस्त को क्या होता है, फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो एक अपनी स्टडी पब्लिश करते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है इट इज़ आफ्टर ह्यूज रिसर्च के बाद आती है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है, और इस तरह की क्लाइमेट चेंज से न्यूज़ हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आर्टिक बहुत तेज़ी से गर्म होता जा रहा है, हीट अप हो रहा है 4 टाइम्स फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लानट। बाकी प्लानट जितनी स्पीड से गर्म हो रहा है ये उससे 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो इसके क्या रीजंस हैं और क्या इम्पैक्ट होंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब ये जो वार्मिंग है सबसे ज़्यादा आपका यूरेशियन पार्ट जो है आर्टिक का वहाँ पे हो रही है, और यूरेशियन पार्ट में क्या आता है, जहाँ पे आपकी बेरेंट सी है नॉर्थ ऑफ रशिया, नॉर्वे के पास, ये अलार्मिंग रेट से जो है इंक्रीज होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जैसे 2021 में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की, 2022 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स, ये सब दिखाते हैं आर्टिक एम्प्लीफिकेशन जो कि ग्लोबल रेट से 4 गुना ज़्यादा है। जितना बाकी प्लैनेट पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना तेज़ी से हो रहा है। इससे पहले भी ऐसी स्टडीज़ हुई थी जिन्होंने ये प्रूव किया था कि जो आर्टिक है वो 2 या 3 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। अब जो भी हमारे क्लाइमेटिक मॉडल्स हैं, चाहे वो एआई की हेल्प से बनाए गए हैं या मैनुअल तरीके से बनाए गए हैं, वो ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की चेंजेस होंगी और वो बता रहे हैं। तो ये आपका आर्टिक ओशन है, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, पोलर एम्प्लीफिकेशन में आता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आर्टिक 7th वार्मेस्ट ईयर इस बार इसका चल रहा है। अब आपसे अगर सवाल आए आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या है और किस वजह से होती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का सरफेस लॉन्ग टर्म से, काफ़ी समय से अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये सब का रीज़न है आपका मैन मेड एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस कहते हैं या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से हम टेम्परेचर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। उस वजह से प्लैनेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। स्पेशली कोई भी चेंज आपकी अगर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में आती है, सरफेस एयर में आती है, तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोलर रीजन्स में आपको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होके नज़र आती है, जिसको हम एम्पलीफिकेशन, पोलर एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, कि वो चेंजेस नॉर्थ साउथ पोल्स पे आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। किस तरह की चेंज, अगर आपके सरफेस एयर टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है, नेट रेडिएशंस बैलेंस में अगर कोई चेंज हो रहा है, यानी कितना सन से रेज आ रही हैं, कितना सन में एब्जॉर्ब हो रही है, कितना रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इन सब चीज़ों में कोई भी चेंज आएगी तो आपको वो चेंज एम्पलीफाई होके ज़्यादा बढ़ के नॉर्थ और साउथ पोल्स में दिखेगी। इस फेनोमेना को पोलर एम्पलीफिकेशन कहते हैं, और नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में ये ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको आर्टिक एम्पलीफिकेशन कहते हैं। जब ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में होगी तो हम इसको आर्टिक एम्पलीफिकेशन कहते हैं। सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आर्टिक एम्पलीफिकेशन क्या है। अगर चलो आर्टिक एम्पलीफिकेशन हम मान लिया कि भाई अगर आपके सरफेस एयर टेम्परेचर में चेंज आ रही है, रेडिएशन लेवल में चेंज आ रही है, तो आर्टिक एम्पलीफिकेशन होगी। लेकिन क्यों होगी, रीज़न क्या है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप याद रखिए। आइस एल्बीडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक, ओशन हीट ट्रांसपोर्ट। आइस एल्बीडो, देखिए एल्बीडो में क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि कोई चीज़, कोई सरफेस कितनी सनरेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि आप मिरर का एग्जांपल लीजिए, मिरर में आपको अपना शक्ल दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें जितनी भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट, जितनी भी रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जब रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो आप अपना फेस देख पा रहे हैं। तो कोई भी परफेक्ट मिरर अगर होगा तो वो 100% रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करेगा, उसका एल्बिडो 100 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप कोई ब्लैक चीज़ देखते हैं, ब्लैक होल के बारे में आपसे सुना होगा कि वो पूरी लाइट को एस्केप भी नहीं करने देता, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो सरफेस जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना उसका एल्बिडो 0 होगा। तो आइस या स्नो, सी आइस या स्नो, दे हैव हाई एल्बिडो। हाई एल्बिडो होने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, कि अगर यहाँ पे अगर ये सरफेस पे
यहाँ पे सपोज स्नो है, यहाँ पे जो रेज आ रही हैं वो यहाँ से वापस जा रही हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। हाई एल्बिडो होने का मतलब 100 नहीं होगा, लेकिन 60-70% वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। सो मेजर ऑफ एल्बिडो क्या है? मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस, कि कितना कोई सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो यू नो आइस और स्नो जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, हीट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है, इसलिए वहाँ पे एरिया आपका ठंडा रहेगा। सोलर रेडिएशन आपकी जितनी आ रही है ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। लेकिन अगर आप वाटर से कंपेयर करें, आप लैंड से कंपेयर करें, तो लैंड क्या करता है, सॉइल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो एरिया गर्म रहता है। वाटर क्या करता है, ओशन वाटर क्या करता है, सनरेज को, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, वो एरिया गर्म रहता है। तो अब आर्टिक में अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है? तो देखिए आपकी जो सी आइस है वो मेल्ट हो रही है। जब वो मेल्ट होगी तो वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, तो मतलब वहाँ के लैंड में जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगी। एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो और आइस मेल्ट होगी, जितनी आइस मेल्ट होगी उतना सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा और ये एक साइकिल बन जाएगी। यू गॉट इट? इसलिए ये एम्पलीफाई हो रहा है उस एरिया में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको दिख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया ये आपको पूरा एम्पलीफिकेशन का समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फिर से इंडिविजुअली भी समझा दूंगी जिसको नहीं आया। नाउ सी, जब आइस मेल्ट होगी तो आर्टिक ओशन में क्या होगा, सोलर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, इसलिए एम्पलीफिकेशन का जो इम्पैक्ट है, जो गर्म होने का इम्पैक्ट है वहाँ पे वार्मिंग का, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ये एल्बिडो, आइस एल्बिडो फीडबैक हो गया। लैप्स रेट फीडबैक क्या होता है? लैप्स रेट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते रहते हैं, टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा जाते हैं, एलिवेशन पे जाते हैं, तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है। लेकिन लैप्स रेट से क्या होगा कि आप ऑल्टीट्यूड पे तो जा रहे हैं लेकिन आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो आइस एल्बिडो फीडबैक 40%, लैप्स रेट 15% पोलर एम्प्लीफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या रिजल्ट होगा, आर्टिक वार्मिंग का रिजल्ट क्या है? तो आपकी जैसे ग्रीन आइस शीट, ग्रीनलैंड आइस शीट माना जाता है एंटार्क्टिका के बाद सबसे ज़्यादा आइस यहाँ पे है। जब ये मेल्ट हो रही है तो हमने उसका रिजल्ट देखा कि 1.5 मीटर सी लेवल इंक्रीज़ हो गया। अगर पूरी की पूरी मेल्ट हो गई तो हम बोलेंगे 7, ऐसा माना जा रहा है कि 7 मीटर तक सी लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी कोस्टल सिटीज़, आपके आइलैंड्स जो हैं वो डूब जाएंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और सिर्फ आइलैंड्स और सिटीज़ के डूबने से ही नहीं है, जितना फ्लोरा या फाउना है, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, उनको भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रीन आइस शीट जो है, ग्रीनलैंड आइस शीट, वो मेल्ट हो रही है। समर टेम्परेचर्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। और यस, ये जो मैंने आपको डेटा बताया कि पहले 2019 में जब ये टेम्परेचर राइज हुआ, 1.5 मीटर आपका सी लेवल इंक्रीज़ हो गया और पूरा शीट मेल्ट हो गया तो 7 मीटर तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वार्मिंग ऑफ आर्टिक ओशन अल्टीमेटली आप देखते हैं कि हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, वाटर पे, सैलिनिटी लेवल पे, बायोडाइवर्सिटी पे, मरीन स्पीशीज़ पे, उन पे जो डिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं उन पे, तो हर जगह आपको इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। अब परमाफ्रॉस्ट की अगर हम बात करें ना, परमाफ्रॉस्ट में हम बोलते हैं अगर वो भी मेल्ट होने लगे कि बहुत सालों के, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बैक्टीरिया और वायरसेस वहाँ पे ट्रैप्ड हैं। अगर वो रिलीज़ हो गए, ऑलरेडी एक तो परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट हो रही है तो कार्बन और मीथेन रिलीज़ हो रहे हैं, कार्बन और मीथेन रिलीज़ हो रहे हैं तो टेम्परेचर और बढ़ रहा है, और बढ़ेगा, और ज़्यादा मेल्टिंग होगी, तो एक साइकिल बन गई है। ग्रीन हाउसेज गैसेज इंक्रीज़ होगी, कार्बन, मीथेन और ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होगी। लेकिन उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस रिलीज़ हो गए ना तो नई नई तरह की बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी, जिसके बारे में हमें फिर से रिसर्च करना पड़ेगा। यू नेवर नो कि कब एक और पैंडमिक आ जाए। सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल परमाफ्रॉस्ट पिघलने का आपको कहाँ पर मिलता है? साइबेरिया में 2016 में एंथ्रैक्स आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 2 लाख रेनडियर जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इतने ज़्यादा एनिमल्स का मरना मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी कि परमाफ्रॉस्ट अगर आपकी ओवर द पीरियड ये अगर मेल्ट होने लग गई। अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? तो रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्वियसली इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिक में अगर इस तरह की चेंजेस क्लाइमेट में हो रही हैं तो हमारे देश पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमारा देश, देखिए, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए।
हमारे एग्रीकल्चर पूरा आपका रेन्स पे डिपेंडेंट है। फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। तो हमने देखा कि आर्टिक में ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये हमारे मॉनसून के साथ इंटरफेयर करता है। मॉनसून के साथ इंटरफेयर करेगा तो हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हैं, जैसे हैवी रेनफॉल हो रही है। रिसेंटली अभी मैंने टॉपिक बनाया था कि मिल्क के प्राइजेस इंक्रीज हुए, देखिए उसको आप यहाँ पे इंटरलिंक करके देख सकते हैं कि हैवी रेन्स हुई, मिल्क के प्राइस इंक्रीज़ हुए। मिल्क के प्राइस इंक्रीज़ क्यों हुए? क्योंकि जो गाय भैंस को, कैटल को आप चारा खिला रहे हैं, वो चारा ग्रीन फॉडर इस बार अच्छे से हो ही नहीं रहा। जब वो अच्छे से नहीं होगा, हैवी रेन्स की वजह से आपके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपकी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ने शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे खैर हम बात करें इंडिया पे इम्पैक्ट, मानसून पे, वाटर पे, फूड सिक्योरिटी पे आपको देखने को मिलेगा। रेनफॉल एक्सट्रीम होगी, जैसे सितंबर अक्टूबर में जब लेटर हाफ भी आपकी मानसून का रहता है, तो ये जो पूरे सर्कुलेशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपके मानसून पे भी फ़र्क पड़ेगा। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 जो सी लेवल पे बात करती है, इंडियन कोस्ट के आसपास जो पानी है ग्लोबल एवरेज रेट से तेज़ी से वो बढ़ रहा है, और इसका एक रीज़न है मेल्टिंग आइस, जो पोलर रीजन्स में मेल्ट हो रही है, उस वजह से कोस्टल एरियाज़ में पानी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कनेक्ट विद मी। बाकी अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी अनलॉक, देखिए 20% ऑफ आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है, सिर्फ अगस्त 22 और 26 के बीच। सिर्फ ये डेट्स हैं, आप यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो यूपीएससी फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इससे पहले आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा था जो कि आपको अब मिल रहा है, तो डू सब्सक्राइब और यूज़ दिस कोड। और फिजिकल नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये फिजिकल नोट्स भी आप देखिए, ये ऑफ़र भी बहुत जल्दी, एक तो आइकॉनिक वालों को मिल रहा है और थोड़ी देर के लिए ही है। अगर आप फिजिकल नोट्स लेना चाहते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ, तो 26 अगस्त से पहले ले लीजिए। ऑफलाइन टेस्ट हमारे 22 टू 25 हैं, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे आपको नहीं पता लगेगा, आप इस कोड के साथ एनरोल कर सकते हैं खुद को। देखिए, अनअकैडमी को चुनने का आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं, बट द रीज़न आई लाइक मोस्ट इज़ द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एडुकेटर्स, कि जिस भी एडुकेटर से पढ़ना चाहें, अपने फेवरेट एडुकेटर से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये आइकॉनिक और इसका सब्सक्रिप्शन का बता रखा है। ये रेट्स आपके रिवाइज भी हुए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप अभी जल्दी इस कोर्स को लेंगे। तो कोड VIRO UPSC आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, EMI भी आपको मिलेगी। और बैचेस आप अपने पसंद के बैच में जा सकते हैं। 25 से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है। ऑप्शनल की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, और अगर आप 2 साल से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। अगेन हियर यू कैन यूज़ माई कोड, यहाँ पे मिसिंग है, बताइए मेरा कोड क्या है। बाकी लेट्स क्रैक इट, और वीरो UPSC कोड आप यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।